वायुमंडल का होना जरूरी क्यों है? वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर होने वाले सडन टेम्परेचर चेंज को, अचानक हुए तापमान परिवर्तन को रोक लेता है और उस तापमान परिवर्तन को स्लो कर देता है। कैसे स्लो कर देता है? जैसे दिन हुआ सूर्य का प्रकाश एंटर करना चालू हुआ, पृथ्वी हल्की हल्की गर्म होना चालू हो गई, है ना। सूर्य के प्रकाश किरणें जितनी आ रही थी उतनी मात्रा में आ रही हैं और कुछ मात्रा में निकलती भी जा रही हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा रोक दिया, गर्माहट बनी रही। अब जैसे ही शाम हुआ तो सूर्य अस्त हो गया, लेकिन वो गैसों के बीच, जो गैस की परत थी, उन गैसों के बीच जो है वो गर्माहट अभी भी बनी हुई है। तो रात में लगभग 12-1 बजे तक, 2 बजे तक वो गर्माहट बनी रहेगी और धीरे धीरे जो है वो ठंडाहट में बदलना शुरू होगी, है ना। धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और 4-5 बजे के करीब अपन जो है वो मैक्सिमम ठंडक महसूस करेंगे। और फिर 5 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्य फिर से नजदीक आने लगता है, वो गर्माहट फिर से पृथ्वी को मिलती जाती है और वो पृथ्वी जो है वो फिर से गर्म होने लगती है, फिर से गर्माहट बनी रहती है। इस प्रकार से लगातार हम जो है वो एकदम से तापमान में परिवर्तन नहीं आता है, सडन चेंज नहीं आता है ना। तापमान में लगातार परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा होता है, धीरे धीरे कर देता है। इस कारण क्या है? वायुमंडल। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ये तापमान फट से बदलेगा बहुत जल्दी। मतलब दिन के टाइम हम उबल रहे होंगे और रात के टाइम कड़क हो जाएंगे, जम जाएंगे, है ना। उस परिवर्तन को हमारी जो मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए हम जो है वो हमारे लिए जो है वो वायुमंडल ज्यादा जरूरी हो जाता है। वायुमंडल इसीलिए हमको जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को, है ना। तो ये वायुमंडल के बारे में था। अब जो है वो एक बार फिर से मैं वो ट्रोपोस्फेयर वाली जो अपनी क्षोमंडल तापमंडल है, उसकी एक और अच्छी वीडियो मिली है, वो और एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ, है ना। तो ये एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि लेयर्स जो है वो कितनी होती हैं और वो क्या क्या काम कर रही होती हैं। तो एक बार इसको और देख लो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें वो पृथ्वी गर्म क्यों होती है वो भी बताया हुआ। ये हमारी पृथ्वी है ना। इसके आसपास देखो, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बता रहे हैं। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की। द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ। मतलब वायुमंडल एक ऐसी परत है किसकी? गैसेस की। वायुमंडल गैसों की एक ऐसी परत है जो कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। तो आपको हल्की हल्की यहाँ पर परत दिखाई दे रही है ना। तो ये क्या हमारा वायुमंडल है। इफ द अर्थ वाज साइज ऑफ एन एप्पल, अगर हमारा अर्थ का साइज अगर एप्पल के जैसा होता, एप्पल के साइज के बराबर होता, तो हमारी जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है वो उतना ही मोटा होता जितना एक सेब की छिलका होता है। सेब का छिलका देखा आपने? सेब का छिलका जितना मोटा होता है ना सेब के लिए, उतना ही हमारा वायुमंडल पतला है हमारी पृथ्वी के लिए, है ना। तो एक कंपेयर करा है उन्होंने। और हमारा जो वायुमंडल है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम और जल वाष्प भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें आ जाती है। फिर उसके बाद यदि बात करें अपन, इसके कारण से ही, इस वायुमंडल के कारण से ही हमारी पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव हो पाता है। कैसे? वही चीज जो मैंने आपको बताई, वही चीज यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से बता रहे हैं। हमारा जो सनलाइट होती है, ये देखो सनलाइट आई, ये ओजोन लेयर ने क्या करा, इसको सनलाइट को, बहुत सारे प्रकाश को जो है वो परावर्तित कर दिया। ये जो लाइट आती हुई दिख रही है वो ऐसी जाती हुई दिख रही है, ये सनलाइट ऐसी आती जाती है और परावर्तित करते जाता है। सेम केस हमारी कुछ कुछ प्रकाश किरणों को ये अंदर आने देती है, ये गैसेस। और देखो ये परत के कारण से ट्रैप हो गई एनर्जी। ये सूर्य की प्रकाश किरणें बाहर नहीं जा पा रही, क्यों? क्योंकि उनको उनको एनर्जी चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए इस परत को भेद कर अंतरिक्ष में जाने के लिए। लेकिन वो ऊर्जा क्या हुई? पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर ली। पृथ्वी से जैसे वो प्रकाश किरणें टकराई तो वो ऊर्जा जो है वो कम हो गई। उस ऊर्जा के कारण से ये प्रकाश किरणें इस प्रकार जो ओजोन परत होती है उसको भेद कर बाहर नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण से इस लेयर का तापमान जो है वो कम हो जाता है। इसी इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। आपने शायद सुना होगा कई बार, इसको ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। 10th क्लास में और अच्छे से आएगा इस बारे में चर्चा, लेकिन ये इसी को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किरण आता है और उसकी ऊर्जा जो है वो पृथ्वी पर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और वो प्रकाश किरणें जो है वो वायुमंडल में ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप मतलब फंस जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है? वायुमंडल जो हमारे आसपास है उसका तापमान जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसी को हम पौधागर इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद हम फिर से वही मंडल के बारे में बात कर लें।
तो ये हमारे कुछ मंडल हैं। ये आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये हमारी सरफेस है, इस पर हम रहते हैं, है ना। तो एटमॉस्फेयर जो है वो चार हमारा वायुमंडल जो है वो चार मेन लेयर्स में बांटा गया है, चार मंडल में बांटा गया, अगर हिंदी में बात करें तो। पहला होता है, इंग्लिश में बात करें तो ज्यादा अच्छा है, आप हिंदी छोड़ दो। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मीसोस्फेयर, और चौथा है थर्मोस्फेयर, और पांचवा भी है जिसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं, भामंडल बोलते हैं। एक्चुअली इसके बाद अंतरिक्ष ही शुरू हो जाता है, यही जान सकते हो आप, है ना। तो वो जो पूरी मंडल है वो चार मंडल में बांटे गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ये चार प्रमुख मंडल हैं। पांचवा भी है भामंडल, लेकिन उसकी बात नहीं होती। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, हमारी सरफेस है, अर्थ सरफेस है, जहां पर हम रह रहे होते हैं, उससे 10 किलोमीटर ऊंची इसकी ऊंचाई होती है। 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है ना। और इसमें हमारी जो है वो टेम्परेचर जो है वो नीचे कम होता है, और धीरे मतलब गर्माहट होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ठंडक बढ़ती जाती है। और ट्रोपोस्फेयर में ही सारे मौसम बन रहे होते हैं, बादल वगैरह कहाँ बन रहे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही बन रहे होते हैं। और जो वातावरण का जो मेनली वाटर है, पानी है, उसका 99% ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। मतलब जो बारिश हो रही होती है या फिर जो पानी होता है सतह पे होता है ना, तो 99% जो क्लाउड्स का पानी होता है वो एटमॉस्फेयर कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। जो बादल होते हैं नब नाइन पूरे के पूरे लगभग लगभग सारे बादल कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई, है ना। इसके बाद अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे ठंडाक बढ़ती आती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से चीजें जो है वो हो सकता है कुछ बच्चों को वहीं समझ में आ गया हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझ में जाए, है ना। कुछ डाउट आएंगे, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी पूछेगा बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, वो पृथ्वी की सतह से कहाँ तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक, है ना। 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक। 10 किलोमीटर तक क्या था, क्षोभ मंडल था। 10 किलोमीटर के बाद, है ना, 10 के बाद कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक, या फिर 10 के बाद आप बोलोगे 10 के बाद 40 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। सॉरी, मध्य मंडल नहीं, समताप मंडल पाया जाता है। इसी में जो है वो हमारी ओजोन लेयर काम कर रही होती है, जो कि हमको हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचा रही होती है। तो ये देखो ओजोन लेयर है ना। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक बात बोल दी इन्होंने, ओजोन लेयर क्या कर देती है, ज्यादातर पराबैंगनी किरणों को यही यहाँ देख लो आपको, ओजोन लेयर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य की प्रकाश किरणों को यहाँ पर टकरा के वापस भेज देती है। इसके कारण से जो समताप मंडल होता है ना, उसके नीचे का माहौल तो ठंडा रहता है, यहाँ तो ठंडा रहता है, लेकिन समताप मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो ना, यहाँ ओजोन लेयर वो लगातार परावर्तन कर रही होती है, जिसके कारण से इसका तापमान जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है बजाय नीचे वाले हिस्से के, है ना। क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर यहाँ पर गर्म कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है मध्य मंडल, है ना। मध्य मंडल जो है वो 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, कहाँ तक, जमीन से, हमारी जमीन से लेकर ऊपर तक मध्य मंडल पाया जाता है। और यहाँ पर अगर मध्य मंडल में कोई स्टेरॉइड आ जाता है, स्टेरॉइड मतलब कि जैसा आपने देखा था ना, मेटोर्स आ जाते हैं। मेटोर्स मतलब उल्का पिंड आ जाते हैं, उल्का पिंड सुना होगा आपने नाम, उल्का पिंड आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये मध्य मंडल इसको घर्षण से जो है वो इसमें आग उत्पन्न कर देता है, जला देता है। आपने शायद कल्पना चावला का जो वीडियो देखा होगा, उनका जो रॉकेट क्रैश हुआ था, उसमें ये मध्य मंडल ने जो उनके रॉकेट को पूरी तरह से जला दिया था। क्या आपने वो इंसिडेंट देखा है, कल्पना चावला जब रिटर्न हो रही थी, जो आग लग गए थे उनके स्पेस स्टेशन में, उनके स्पेस रॉकेट में? नहीं देखा नहीं है तो भैया, मैं नहीं देखा। दिखा रहा हूँ, मैं उसकी स्टोरी भी सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी। तो मध्यमंडल क्या कर देता है, उल्का पिंडों को जला देता है, घर्षण के कारण से उनमें आग उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर तापमान कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा ठंडा, फ्रीजिंग कोल्ड, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा तापमान ज्यादा होता है, किसके कारण से, ओजोन परत यहाँ पर काम कर रही होती है अपना, इसके कारण से। लेकिन ओजोन परत जैसे ही खत्म होती है, ऊपर हम आयन मंडल में जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा होता है, -100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा होता है ना। तो ये जो है सबसे ज्यादा ठंडी लेयर कौन सी है, मध्यमंडल ही है। इसके बाद जो है वो गैसेस खत्म हो जाती है, इसको हम जो है वो थर्मोस्फेयर बोलते हैं। वो 500 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, और 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। 1000 किलोमीटर के बाद जो है वो वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बोला, यहाँ पर गैसेस नहीं है, तो यहाँ पर तापमान जो है वो वेरी करता है। सूर्य के नजदीक होगा तो तापमान बढ़ जाएगा, सूर्य के पीछे होगा तो तापमान कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा तापमान में वेरिएशन दिखता है यहाँ पर, है ना। तो ये थे आपके चार मंडल। और जो हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं, वो यहाँ आयन मंडल में ही पाए जाते हैं, आयन मंडल में ही यहाँ पर हमारे सैटेलाइट, ये देखो सैटेलाइट बता रहे हैं ना, स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट जो है वो सब आयन मंडल में ही होते हैं।
500 किलोमीटर ऊंचाई पर। उसके बाद क्या जाता है, हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, जिसके बारे में अंतरिक्ष के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ये था। अच्छा, अब कल्पना चावला का इंसिडेंट क्या था वो सुन लीजिए। हमारे जो पृथ्वी के ऊपर एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बना के रखा है उन्होंने, किसने, अमेरिका ने। अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि पूरा स्पेस का काम देख रही होती है, जिसका नाम है नासा, NASA, है ना। वो नासा क्या करती है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का काम करती है, साथ साथ जो है वो इंसान को चांद पर भेजने का काम सबसे पहले किसी ने करा, तो नासा ने करा। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो जान लो कैसे क्या हुआ था। एक्चुअली ये बात जो है 1950 के आसपास की बात है। दो देश, एक अमेरिका और एक रशिया, दोनों के बीच स्पेस में जाने के लिए होड़ मच गई कि पहले कौन पहुंच जाता है। तो इस रेस में रशिया ने बाजी मार ली। रशिया ने सबसे पहला रॉकेट भेजा और उसमें सैटेलाइट को भेजा, है ना। वो सैटेलाइट जो है वो रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को भेज कर आया और अंतरिक्ष में छोड़कर, तो रशिया ने रेस जीत ली। अब रशिया ने रेस जीत ली, तो इसके बाद नासा, अमेरिका की जो एजेंसी थी, उनके बीच जो है कॉम्पिटिशन, रशिया कैसे जीत गया, हम इसको हराएंगे। तो अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा थी, उसने भी जो है वो सैटेलाइट भेजना चालू कर दिया। दोनों जो है वो सैटेलाइट भेजने लगे, इकलौती दोनों कंपनियां थी, बाकी दुनिया में और कोई नहीं कर रहा था। इसके बाद अमेरिका ने उसके आगे और बढ़ते हुए उन्होंने बोल दिया कि हम सबसे पहले आदमी को भेजेंगे चांद पर, है ना। इंसान को भेजना बहुत मुश्किल बात थी चांद पर, और चांद पर 14 लाख किलोमीटर दूर है जो यहाँ से लगभग लगभग पृथ्वी से। तो इतनी ज्यादा दूर भेज, 14 लाख तो वो है शायद, जितना भी है बहुत ज्यादा लाख किलोमीटर है। 14 लाख तो शायद मंगल है, चांद जो है 4 लाख किलोमीटर है जहाँ तक है ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो इतनी ज्यादा किलोमीटर दूर इंसान को भेजना रॉकेट से बहुत ज्यादा मुश्किल बात थी, लेकिन अमेरिका ने कर दिखाया। अमेरिका ने चांद पर आदमी को सबसे पहले पहुंचाकर रॉकेट के माध्यम से उन्होंने पहुंचाया, जिसको जो है वो उनके अच्छे खासे मिशन का नाम है, वो मिशन का नाम भी भूल रहा हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहते, है ना बच्चों के, ना किसी इंसान के, ना कुछ, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है नाम याद करने में, है ना। तो उनके मिशन का कुछ नाम था, उन्होंने जो अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर पहुंचा दिया। उसके बाद जो है वो रशिया ने फिर धीरे धीरे कम कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि हम जबरन में पैसा खर्च कर रहे हैं, जबरन की रेस लगा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। फिर उसके बाद जो है वो चांद पर जो है वो अमेरिका 6-7 बार भेज चुका है इंसानों को। उसके बाद जो है अब तक नहीं भेजा गया। 1971-72 में लास्ट बार भेजा गया था, उसके बाद नहीं भेजा गया, अमेरिका ने भी नहीं भेजा चांद पर, है ना। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक बार ऐसे इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए जब अंतरिक्ष में भेजा जाने लगा, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम एक लैब लैब मतलब लेबोरेटरी अंतरिक्ष में स्थापित कर दें, अंतरिक्ष में स्थापित कर दें, ताकि वहां पर जो है वो वैज्ञानिक प्रयोग कर सके पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में। तो नासा ने क्या करा, एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। मतलब अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऊपर एक सैटेलाइट जैसा स्पेस स्टेशन बनाया, जहां पर जो है वो 2-3 लोग हमेशा ही रहते रहते हैं और वो प्रयोग करते रहते हैं लगातार, है ना। और वो स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगा रहता है, हर एक सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो स्पेस स्टेशन भी लगा रहा होता है। जब वहां पर जो है वो लगे हमेशा जो है वो लोग बने हुए रहते हैं उस स्पेस स्टेशन में। लगातार एक 2-3 बंदे लगातार नहीं रह सकते, तो 1-2 साल बाद जो है वो रॉकेट भेजते हैं, कुछ वहां पर दूसरे बंदों को रख देते हैं और पुराने वाले बंदों को नीचे भेज देते हैं वापस। और ऐसे लगातार काम चलता रहता है। उस स्पेस स्टेशन में मरम्मत की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी इंजीनियर जो है वो साल दर साल, 1 साल बाद 2 साल बाद जाते रहते हैं। सामान भी भेजा जाता रहता है रॉकेट के माध्यम से, क्योंकि वहां पर 2 लोग टंगे हुए हैं, उनको खाना भी देना है और मरम्मत का सामान भी देना है और बैटरी से जुड़ा हुआ सामान भी देना है, तो वो सारी चीजें भेजा जाता है। इसी क्रम में जो है वो एक अमेरिका की नागरिक थी, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था, नाम था कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जो है वो स्पेस स्टेशन के लिए गई थी, वो पहली भारतीय मूल महिला थी। जब वो वहां पर गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा बखूबी से निभाया। मैं पहले आपको वो दिखा दूं कि स्पेस स्टेशन दिखाई कैसे देता है ना। स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन कुछ इस प्रकार का रहता है। ये क्या हुआ, ये एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा। हाँ, स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के ऊपर इतना बड़ा स्टेशन है। ये जो प्लेट दिख रही है, ये सोलार प्लेट है, और ये इतने सारे कैप्सूल हैं, है ना। ये टुकड़े टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे टुकड़े मिलकर आपस में स्टेशन बनाया हुआ है। और ये जो है वो लंबी सी जो लेयर दिख रही है आपको, ये सोलार प्लेटें हैं, जिसके कारण से इसको एनर्जी मिल सके। ये ऐसा खुलता बंद होता रहता है, इतना बड़ा है ना। ये सारी प्लेट जो है वो रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए, सूर्य की रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इतना बड़ा है ये कैप्सूल जैसा, इतनी बड़ी चीजें जो है वो
यहाँ पर बनाए ये ऐसा ऐसा कुछ दिखता है ना। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे धीरे बना, टुकड़ों में बना, एकदम से नहीं बनाया गया है, धीरे धीरे जो है वो इंसान ने धीरे धीरे बहुत ज्यादा बड़ा बना लिया है इसको। तो यहाँ पर जो है वो स्पेस स्टेशन यहाँ पर है लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है स्पेस स्टेशन, जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है। तो ये यहाँ पर आपको इस एनिमेशन में दिख रहा होगा, ये घूमता हुआ दिख रहा है ना। ये है ये स्पेस स्टेशन है। अब रियल वाली इमेज देखें अपन कि अंतरिक्ष यात्री कैसे रहते हैं वहां पर। सॉरी, स्पेस स्टेशन के अंदर कैसा दिखता है और वहां पर कैसे दिखते हैं। अपन कल्पना चावला की ही इमेज देखते हैं। कल्पना चावला का स्पेस स्टेशन के अंदर, जाहिर सी बात है वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। तो वहां पर ये एक और इंडियन है, सुनीता विलियम्स इनका नाम है, ये अभी भी जिंदा है, जीवित है। और स्पेस स्टेशन के अंदर कुछ माहौल ऐसा रहता है, इनके बाल आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, और ये कहीं बैठी नहीं है, ये हवा में उड़ रही है ना। तो ये स्पेस स्टेशन में मामला ऐसे ही रहता है, आप जो है वो ग्रेविटी नहीं होने के कारण से उड़ रहे होते हो, हवा में तैर रहे होते हो, है ना। तो ये हवा में तैर रही है, आप दिख रहा है पीछे भी एक बंदा खड़ा हुआ, ये देखो ये हवा में उड़ रहे हैं। स्पेस स्टेशन में ऐसा रहता है कुछ माहौल। तो आप केवल एंजॉय करो फुटेज को, कितना शानदार दिख रहा है। तो ये ऐसे अंतरिक्ष स्पेस स्पेस स्टेशन में ऐसे उड़ते हुए दिखाई दे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे इसको लेकर, कि वो लोग ब्रश कैसे करते होंगे, पानी कैसे निकालते होंगे, टॉयलेट कैसे जाते होंगे, सोते कैसे होंगे। तो ये सोने का चैम्बर दिखा रही है उनके कि सोती कैसे हैं वो। ये उनके स्लीपिंग चैम्बर है, इसमें जो है वो यहाँ पर स्लीपिंग बैग रखा हुआ है उनका। मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप एंजॉय कर सको। ये इनका स्लीपिंग बैग रखा हुआ है, खुद को बांध लेते हैं और इस कैप्सूल में बंद कर लेते हैं। कैसे भी सो सकते हो, ये स्लीपिंग बैग में खुद को बंद कर लो आप बिस्तर में, और कैसे भी सो सकते हो आप। इतने सारे कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, सब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो स्पेस, तो ये कैसे भी आड़ी टेढ़ी जैसी हो रही है ना, ये स्पेस में ऐसा ही है, जीरो ग्रेविटी के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पर उनके कंप्यूटर लगा हुआ है, पूरे फिट है सब चीजें, है ना। तो ये सोने का स्टेशन देख लिया आपने, मतलब सोते कहाँ पर है वो देख लिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम है नहीं। जय आप जा सकते हो बिल्कुल। एक और सोने का चैम्बर यहाँ पर बना हुआ है, अलग अलग जगह। यहाँ पर ये पूरे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर है ये चीज। अब पानी का मामला और देख लो, पानी के मामले में कि ये ब्रश कैसे करते हैं, है ना। यहाँ पर बाथरूम है, बाथरूम दिखा रहे हैं वो। यहाँ पर एक किट जैसी रखी हुई है, यहाँ पर जो है वो ब्रश टूथपेस्ट वगैरह रखे हुए रहते हैं। और कंघी करने का कोई मतलब ही नहीं है, बाल खड़े रहेंगे उनके, है ना। तो थोड़ा सा ब्रश देख लेते हैं, टूथपेस्ट देख लेते हैं। तो टूथपेस्ट नॉर्मली डायरेक्ट लेते हैं वो, ब्रश पे ले लेते हैं और नॉर्मली ब्रश करते हैं। और यहाँ पर थूकने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, थूक नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, ब्रश को, ये देखो आप पानी देखो, ब्रश क्या करते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, दांत घिसते हैं और ब्रश जो टूथपेस्ट रहता है उसको गुटक लेते हैं, अंदर गुटक लेते हैं, है ना। अब देखना ये पानी ले रही है इस पे, ये देखो पानी की बूंद दिख रही है, पानी भी उड़ रहा होता है स्पेस में। ये देखो ये पानी की बूंद है, पानी की बूंद ऐसी उड़ रही होगी। और ये ध्यान रहे, ये बुलबुला नहीं है, ये पानी है पूरा। वहां पर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से पानी ऐसा हो रहा है। पानी ऐसे पी सकते हैं, है ना। तो ये टूथपेस्ट पे हल्का सा पानी लगा दिया इन्होंने, और जो है वो टूथपेस्ट को ऐसा कर रहे हैं जैसे नॉर्मली अपन करते हैं। बस अंतर क्या आ जाता है, ये गुटक लेते हैं, टूथपेस्ट को गुटक लेते हैं और टिश्यू से साफ कर लिया, है ना। फिर उसके बाद टॉयलेट। इसके बाद ये जो दिखा रहे हैं, ये टॉयलेट सीन दिखा रहे हैं, अंदर टॉयलेट कैसे होती है ना। ये अंदर टॉयलेट सीट दिखा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना ये टॉयलेट सीट होती है, केवल इतनी सी होती है वहां पर। आपको बस इतने से एरिया में जो है वो टॉयलेट करना होता है। टॉयलेट सीट बहुत छोटी होती है, आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना छोटा सा रहता है उसमें टॉयलेट सीट।
तो वहीं पर करना होता है टॉयलेट। और ये पी के लिए रहता है, मतलब सुसु के लिए रहता है जरा सा। तो आपको जरा से एरिया में जो है वो टॉयलेट करना होती है ऊपर। यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर उन्होंने चीजें रखी हुई हैं, सैनिटाइजर वगैरह। वहाँ पर जो है वो साबुन से पानी से हाथ नहीं धोते, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, टिश्यू का यूज करेंगे साफ करने के लिए। ये जो है सुनीता विलियम्स है। कौन है? सुनीता विलियम्स भारत की मूल नागरिक हैं। ये भी स्पेस स्टेशन में गई थी, स्पेस स्टेशन पे वाक कर चुकी हैं। और इनके नाम शायद अभी, इनके नाम नहीं है, किसी और के नाम। इनके इंडिया की सबसे पहली यात्री हैं जो स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन रह के आई हैं, है ना। और इन्हीं के, इनसे जस्ट पहले कल्पना चावला जी गई थी। तो उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये कल्पना चावला जी का वीडियो है। स्पेस स्टेशन में कुछ इस तरह से वो इंडियंस के, ये है कल्पना चावला, है ना। ये कल्पना चावला है, और ये जो है वो बात कर रही है इंडियन से। तो ये अंतरिक्ष स्पेशल, इसे ये भी हवा में ही तैर रही है। वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो तैरती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन वो हवा में ही तैर रही है। तो वो इंडिया से, इंडियन के, ये है कल्पना चावला। ये जब वापस आ रही थी रॉकेट में बैठकर, जब वापस आ रही थी इनका रॉकेट जो है वो क्रैश कर गया था, है ना। और वो कुछ ऐसा देखा था। कोलंबिया जो है वो कुछ ये ऐसा कुछ यान था, ऐसा दिख रहा था जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी। ये लाइव फुटेज है, सच वाली फुटेज है, सच में ऐसा दिख रहा था ये, है ना। तो जब ये ऐसा दिखता है कुछ यान, ये वापस, ये इस यान में बैठे रहते हैं अंतरिक्ष यात्री, है ना। ये नासा का यान है। जब ये आ रहा था पृथ्वी इसके इंटर कर रहा था, ये अभी ऊपर ही है ना, ऊपर की वीडियो है। ये अंतरिक्ष यात्री है, ये सब इसके अंदर बैठे हुए हैं, है ना, पूरे स्पेस सूट लगाकर, पूरे बाकायदा बैठे हुए हैं, है ना। ये उनके मरने की, उनके एक्सीडेंट की, ये कल्पना चावला जी हैं जो हाथ दिखा रही है। ये कल्पना चावला है। ये जो है वो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ये मध्य मंडल में आते हैं हमारे पृथ्वी के तापमान तो इनको जो है बहुत ज्यादा हीट से गुजरना पड़ता है। देखो कितनी ज्यादा, जब ये बहुत स्पीड से आ रहा होता है और ये तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है यहाँ पर रॉकेट। इसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, इनकी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यान बनाने को लेकर। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा चीज गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण से इनका यान जो है वो क्रैश कर जाता है। और जो फुटेज दिखते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। ये देखो गर्म हो रहा है ना, इनका कांटेक्ट टूट जाता है उनसे, और इनका यान क्रैश हो जाता है ना। वो कुछ पृथ्वी पर कैसा दिखता है वो आप ऐसा देख सकते हो। यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ सीन दिखाएंगे, आखिरी में देख लेते हैं। ये लोग परेशान हो रहे हैं। पृथ्वी पर ये दिखता है, उनका यान ऐसे टुकड़ों में आ रहा होता है, जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है। और जो अंतरिक्ष यात्री उसमें बैठे थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। ये टुकड़ों में जो गिरता हुआ दिख रहा है ना, ये उनका अंतरिक्ष यान होता है ना। तो ये उनका क्रैश का वीडियो है, ऐसा कुछ क्रैश हुआ था उनका। ठीक है। तो आपको मैं आगे चलकर और भी बहुत सारी चीजें स्पेसशिप के बारे में बताऊंगा, अंतरिक्ष यान कैसे, बहुत सारी बातें बताना है आपको, है ना, इसके बारे में। धीरे धीरे अपन जनरल नॉलेज के बारे में भी, इसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। अगला जो टॉपिक बताऊंगा मैं सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा कि सैटेलाइट हमारे क्या काम आते हैं, अंतरिक्ष यात्री क्या हमेशा ही भेजे जाते रहते हैं, सैटेलाइट क्यों भेजे जाते हैं, अपन ने कितने भेजे हैं भारत ने, क्या भारत भी भेजता है, और क्या स्टार्टिंग से भेजता आ रहा है, कब से भेजता आ रहा है, इसका पूरा इतिहास है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको, आई होप को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।